कोलकाता में संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड। आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। सीबीआई जांच के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा का नाम। मणिपुर पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। भागवत बोले, आप भगवान बने या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे, खुद ना कहें कि ईश्वर बन गए हैं। मणिपुर पर कहा, यहां सुरक्षा की गारंटी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। आज जम्मू में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घाटी का दौरा भी कर सकते हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक में भी हंगामा। विपक्षी सांसदों ने कहा, मीटिंग में मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छुपाई। मध्य प्रदेश में अब तक 904 मिलीमीटर बारिश। सालाना औसत से 10% ज्यादा बारिश। 18 राज्यों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बताते हैं, जहां बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में करीब 5 लोगों की हुई है मौत। तो बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 कार और 1 रिक्शे में हुई है टक्कर। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 2 कार और 1 ई रिक्शे में हुई टक्कर। ई रिक्शा सवार 3 महिला 2 पुरुष समेत 5 की मौत। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मौके पर डीएम, एसपी समेत पुलिस टीम मौजूद। भीषण टक्कर में ई रिक्शा के उड़े परखच्चे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मौके पर डीएम, एसपी समेत पुलिस टीम मौजूद। भीषण टक्कर में ई रिक्शे के उड़े परखच्चे। 10 बजे की बात है। ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बट्टूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और 1 ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी। उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक वरना का ड्राइवर थे, जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफ़र किया तत्काल आसपास के सीएससी पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो वहाँ सीएससी पे 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पे दौड़ने गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी चिकित्सा में, 2 लोग सीरियस हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो काफी भीषण सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल इसमें क्या अपडेट सामने आ रहा है? हाँ, तो उस वक्त एक ऐसा माहौल हो गया था जी। कि काफी चीख पुकार मच गई। लगभग 8 लोग सड़क पे पड़े हुए थे। जो अभी ताजा जानकारी मिल रही है कि जो 2 आखिरी व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें भी 2 बजे रात में रेफर कर दिया गया था ट्रामा सेंटर के लिए। ये कुल मिला के 5 लोगों की मौत हुई है। जी, और इसमें जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? जी, उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है? बच्ची थी। जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, मौके पर 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कारण क्या है, किन कारणों से यह हादसा हुआ? देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शियों की जो माने कि वहां पर ओवरटेकिंग के लिए इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। एक होंडा अमेज कार जा रही थी और फतेहपुर की तरफ से एक गाड़ी वरना गाड़ी जा रही थी, जिसने ओवरटेक करने के चक्कर में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो आपस में टकराते हुए वरना गाड़ी तालाब में गिर गई। और जो अमेज कार थी उसके एयरबैग खुल जाने की वजह से जो उसमें बैठे लोग थे वो मामूली तरीके से चोटिल हुए और वो अपने आप ही अपना इलाज कराने किसी साधन से निकल गए, जो कि महमूदाबाद के बताया जा रहा है, जिसके संबंध में बाराबंकी प्रशासन द्वारा वहां संपर्क किया गया। महमूदाबाद कोतवाली से जानकारी की गई और उनका पता लगाया गया था ट्रीटमेंट के लिए, उनकी मदद करने के लिए।
और जो जी। वरना गाड़ी गिरी थी उसमें एक व्यक्ति था जिसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था, क्रेन से उसकी गाड़ी निकाल ली गई और उस व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया था। लेकिन इस हादसे का शिकार जो ऑटो जा रहा था वो हो गया, जो कि महमूदाबाद जा रहा था किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए एक परिवार, और जो ऑटो चालक था वो भी उन्हीं के गांव का स्थानीय व्यक्ति था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। मौके पर 3 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी और 2 लोगों की अस्पताल लाते समय मौत हो गई थी। कुल 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक 8 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल थी, जिसको यहाँ से रेफर कर दिया गया। साथ ही सबसे दर्दनाक जो देखने में था वो ये था कि एक 10 माह की बच्ची जिसकी हालत बहुत गंभीर थी वो भी इस हादसे का शिकार हो। बिल्कुल, और वही देखा जाए राहुल, तो जिस तरीके से हादसा हुआ है, लगभग 3 गाड़ियां चपेट में आई हैं, जिसमें एक ई रिक्शा भी शामिल है। पुलिस इस मामले पर फिलहाल अभी तक क्या जांच कर पाई है? देखिए, जैसे ही इस हादसे की जानकारी आई है सबसे पहले तो स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू कार जारी करती है। जी। उसके तुरंत बाद मामले की जानकारी होते हैं प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह स्पॉट पर पहुंचे जहां ये घटना हुई है। वहीं अन्य अधिकारियों को उन्होंने जिला अस्पताल बाराबंकी में भेजा। यहाँ पर एडीएम सहित एसडीएम और सीओ सिटी और नगर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल तैनात था, जिन पूरी तेजी से तत्परता दिखाते हुए जितने भी मरीज यहाँ लाए गए जिनको इलाज कराया जा सकता था वो यहाँ भर्ती रहे। लेकिन इलाज चोट ज्यादा होने की वजह से, हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से इन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। 2 लोग बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल अभी घायलों का जो इलाज है वो लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने आ रहा है बाराबंकी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 कार और एक ई रिक्शा भी इसकी चपेट में आया। फिलहाल 5 लोगों की मौके पर मौत की बात सामने आ रही है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार किया जा रहा है। ओवरटेकिंग करने के दौरान ये भीषण हादसा हुआ, जहां पर 2 कार और एक ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल ई रिक्शा सवार कई लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। मौतों का आंकड़ा 5 है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। और ये घटना स्थल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों को ले जा करके एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें घटनास्थल से सामने आ रही हैं। देर रात ये भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। 7 सितंबर को अभ्यर्थियों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। सीएम योगी अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पालन के लिए प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी। हाईकोर्ट के फैसले का पालन, नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को राजभर ने दिया आश्वासन। अभ्यर्थियों की प्रतिनिधि मंडल की सीएम से करवाएंगे मुलाकात। सीएम से मिलने के लिए उन्होंने 5 अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 7 सितंबर को अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि कल मुख्यमंत्री 69,000 शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। वहीं मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को होगी। सीएम योगी अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पालन के लिए किया जा रहा है प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। हाईकोर्ट के फैसले का पालन और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी। हाईकोर्ट के फैसले का पालन और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, इस मामले में अपडेट मिला है कि सीएम योगी उनसे मुलाकात करेंगे, तो इससे क्या रिस्पॉन्स निकलकर सामने आ सकता है? क्या आश्वासन वो दे पाएंगे अभ्यर्थियों को? अनम्यूट कर लीजिए। शिवा, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी शिवा। देखिए अवंतिका, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की लड़ाई तकरीबन 4 साल से ज्यादा में हो गया है। वो लखनऊ के तमाम अलग अलग मंत्रियों के घर के सामने, तमाम डिप्टी सीएम के सामने वो अपना प्रदर्शन करते हैं और जायज मांग भी करते हैं कि जो लंबे समय की लड़ाई थी, अब उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। लेकिन ये जो पहले से अभ्यर्थी चयनित होकर के शिक्षा का जो उत्तर प्रदेश सरकार में दे रहे हैं, उनकी एक जो टुकड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चली गई। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लंबे समय की लड़ाई राष्ट्रीय आरक्षण वर्ग से जीतने के बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने जीती, तो 13 अगस्त का वो फैसला था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेशित किया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी है उनकी फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाए। लेकिन उसी फैसले के खिलाफ जो तमाम जो शिक्षक हैं, जो पहले से ही शिक्षा के मंदिर में अपना योगदान दे रहे हैं, वो उनकी जो टुकड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट पे चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट को इस 9 सितंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और उसी हाई कोर्ट के बेंच को उन्होंने ये कहा जाएगा कि एक चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पलटता है, अगर 69,000 अभ्यर्थी के जो शिक्षक नहीं आता है, तो फिर से लड़ाई जो है वो जीरो पे चली जाएगी। इसलिए उनका सरकार से लगातार यही आवेदन है। कल 4 दिन तक हमने देखा लगातार वो सुबह सुबह तमाम मंत्रियों के घर के सामने धरने लेकर के पहुंचे। पहले केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद वो आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री है, फिर ओम प्रकाश राजभर, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह। तो इन सभी लोगों के घर के दरवाजे इसलिए चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो एक रवैया है वो सही तरीके से, एक जल्दी तरीके से अधिकारियों को अपने आदेश दे और उनकी जो चयनित की जो प्रक्रिया है, उनको जो मेरिट लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको जल्दबाजी करके ये पूरा काम उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी जल्दी करे। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से जब कल मुलाकात हुई तो ओम प्रकाश राजभर ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो उनके सरकारी धरना दे रहे थे, उन्होंने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि उनका प्रोग्राम, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि एक जो डेलीगेशन है 69,000 अभ्यर्थियों का डेलीगेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाए और उनकी बातें सुने। तो अभी फिलहाल ये तय हुआ है कि 7 तारीख यानी कि कल का वो दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन अभ्यर्थियों की मुलाकात होगी और मुलाकात में जरूर जो अभ्यर्थी है, जो लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी भर्ती को लेकर के, वो अपनी सभी बातें रखेंगे। दूसरी एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि जो हाईकोर्ट के फैसले को जो तमाम अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री से यही कहना होगा कि अगर वो इस हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार अगर जल्दी से काम कर देती है, तो उनकी चयन प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चुनौती जो अभ्यर्थी ने चुनौती दी है कोर्ट में, तो शायद उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 9 तारीख से पहले अगर सरकार फैसला ले लेती है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का, तो कहीं ना कहीं राहत होगी। लेकिन अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यानी कि 9 तारीख के बाद अगर वहां सुनवाई होती है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रक्रिया जो है वो फिर से रुक जाएगी, अटक जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो लगातार धरना दे रहे हैं अवंतिका की जो चयन प्रक्रिया है, जो मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, वो उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी करे। हालांकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का समय दिया था और सरकार ने भी कहा था कि 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन अभ्यर्थी जब रोज धरना देते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत ज्यादा 3-4 घंटे का समय होगा, बहुत ज्यादा 1 दिन का समय लगेगा, लेकिन 3 महीने का जो समय है वो टालने की कोशिश की जा रही है। तो उनका गुस्सा भी अपनी तरफ से जायज है, लेकिन कल जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे तो अपनी क्या कुछ बातें कहते हैं, उस पर मुख्यमंत्री की क्या प्रक्रिया होती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अवंतिका ये बहुत लंबी से हम इसको कवर भी वो हमारे न्यूज चैनल का धन्यवाद भी करते हैं और जरूर ये कहते हैं कि न्यूज इस बात को लेकर के हर रोज कि जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याएं क्या है, वो कहाँ से लोग आए हैं, गांव दर से लोग आए, क्या
बहुत ज्यादा सही नहीं है। उस बिल्कुल। नौकरी की वजह से वो हाथ लगा करके बैठे। तो जी। पुरुष ही नहीं धरने प्रदर्शन में, हमने तमाम महिलाएं ऐसी देखी जो रोज चक्कर आकर के हीट स्ट्रोक में गिर जाती है, कड़ी धूप होती है। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे साथ साथ वो महिलाएं जो है वो जमीन पर बैठी होती है। जो जमीन 30 डिग्री सेल्सियस के पारे पे जल रही होती है, उस जमीन पर बैठ के घंटों धरना देती है। तो इनकी जो मेहनत है, इनका जो प्रदर्शन है, वो जरूर लाइन क्रॉस नहीं करता है। कभी हमने ये नहीं देखा टिकटिंग को तोड़कर क्या है कि कर्मियों से हाथापाई करे। उनका एक प्रदर्शन होता है और वो घंटों का प्रदर्शन होकर के वो अपनी लेकर के चले जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे ही दिन आते हैं किसी दूसरे मंत्री के आवाज को करने लगते हैं। तो एक लंबी लड़ाई है। अगर लंबी लड़ाई में अगर कोर्ट का फैसला अटकता है तो उनकी नौकरियां भी अटक जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये मुलाकात करेंगे तो मुख्यमंत्री का क्या रवैया होता है, मुख्यमंत्री इनकी बात को लेकर के कितना स्पष्ट होते हैं, कितना नर्म होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। बिल्कुल। और वहीं शिवा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री से कल ये अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा। क्या ये तय हो पाया है कि उस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल रहेगा? 5 ऐसे नाम तो लगभग जाहिर रहते हैं जो ऊपरी लिस्ट में रहते हैं, जिनका बात करने का तौर तरीका बहुत ज्यादा उत्साह जिज्ञासा भरा होता है। वो बातें सही तरीके से पहुंचा लेते हैं, जिसमें विक्रम यादव है एक अभ्यर्थी, धनंजय गुप्ता है, अमरेंद्र पटेल है और अनिल पटेल है। इन तरीके के जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम अलग अलग मंत्रियों के डेलीगेशन से मिलते रहते हैं। तो संभावित है यही डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और संभावना यही है कि इसी डेलीगेशन के नाम जाएंगे। हालांकि आज शाम तक तय हो जाएगा कि डेलीगेशन में कितने अभ्यर्थी होंगे और कौन कौन अभ्यर्थी। जब ये चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ऐसे अभ्यर्थी तमाम लोग थे जो सरकार के नुमाइंदों से बात करने के लिए जाते थे। तो अब वो शाम तक का वक्त है, शाम तक के समय तय हो जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी जो है वो मुख्यमंत्री के डेलीगेशन से मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके भी भविष्य का दाव लगा हुआ है, भविष्य पर भी दाव लगा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री का इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये कल स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कल अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री उनकी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें बरेली से सामने आ रही है, जहां बरेली में डेलापीर मंडी में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई करीब 24 दुकानें। तो बरेली से खबर सामने आ रही है, बरेली में डेलापीर मंडी में लगी भीषण आग, व्यापारियों का हुआ करोड़ों का नुकसान। 3 थानों के पुलिस फोर्स और सीए मौके पर पहुंचे। बरेली के डेलापीर मंडी का पूरा मामला। तो बरेली में डेलापीर मंडी में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई करीब 24 दुकानें। आग लगने से 24 दुकानें हुई जलकर राख। मौके पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। देर रात करीब 11 बजे हुआ भीषण अग्निकांड। फलों की दुकानों में सारा सामान जलकर राख। 4 घंटे में फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने का कोई भी कारण नहीं हो सका स्पष्ट। आग लगने का कोई भी कारण नहीं हो सका स्पष्ट। व्यापारियों का हुआ करोड़ों का नुकसान। 3 थानों के पुलिस फोर्स और सीओ मौके पर पहुंची। बरेली के डेलापीर मंडी का पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार जी बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, फिलहाल जानकारी मिल रही है कि आग किन कारणों से लगी है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपके पास क्या अपडेट है इस मामले पर?
और देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे ये जो बरेली में देर रात भीषण आग लगी और इसका करीब करीब समय की बात की जाए तो करीब 11:30 बजे के बाद ये अचानक से आग लगी। और पहले एक छोटी सी दुकान में आग लगती है, उसके बाद जो व्यापारी होते हैं वहां पर वो अपने दुकानों को बंद करके अपने घर जाने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आग की चिंगारी दिखती है तो कहीं ना कहीं वो आग बुझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आग जो है नहीं बुझती है तो वो जहां बरेली जो मंडी है, फल मंडी है, वहां पर जो है होमगार्ड बैठे होते हैं, उनको सूचना दी जाती है। जब उसके बाद मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है और सीओ समेत जो अनीता चौहान है वो भी मौके पर पहुंची और छोटी सी आग ने एकदम से विकराल रूप ले लिया। और जो लगातार जो फल मंडी में जिस तरीके से लाइनों से जो दुकानें बनी थी उन सभी दुकानों में जो है भीषण आग लगती चली गई और करीब इस आग की चपेट में करीब 24 दुकानें बताई जा रही हैं। 24 दुकानें आग की चपेट में आ गई और पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। उसमें जितना सामान था उनका व्यापारियों का वो जल करके राख हो गया, चाहे वो फलों की बात कर ली जाए या फिर वो सब्जियों की बात कर लिया, सभी की सभी चीजें जल करके राख हो गई। और बड़ी बात है, जिसमें दुकानों में जो शेल्टर होम में जो है इन्वर्टर रखे थे और सिलेंडर रखे थे वो कहीं ना कहीं जब फटे तो और आग ने भीषण रूप ले लिया। और जिसके बाद वहां पर जो जितना उनका कैश रखा था यानी कि रुपए भी, जो नकदी थी, वो भी जल करके राख हो गई। फिलहाल 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने लगातार प्रयास किया, लेकिन करीब आग इतनी भीषण थी, करीब 4 घंटे का समय यानी कि देर रात 11 बजे जो आग लगी वो रात के 2 बजे तक जाकर के आग पर काबू पाया। लेकिन अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल जो व्यापारी हैं अवंतिका, वो लगातार उन पर काफी भारी भरकम जो है परेशानी आई है। उनका साफ तौर पर से कहना है कि जिला प्रशासन उनकी किसी तरीके से मदद करे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है, जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर से कहना है कि हम जो है लगातार प्रशासन से भी इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। चूंकि पहले भी जो बरेली की जो मंडी है वो बड़ी मंडी है, यहाँ से उत्तराखंड तक व्यापार जो है संचालित होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लगातार प्रतिदिन की बात की जाए या प्रति रात की बात की सैकड़ों की गाड़ियां आती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं दूर दराज से सामान लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां पर अग्निशमन विभाग ने एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर तैयार नहीं रखी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल है कि अग्निशमन विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार जो वहां पर सीसीटीवी कैमरास है उनकी तलाश कर रहा है कि आग लगने की वजह क्या थी और किस तरीके से वहां पर आग लगी है, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है और या फिर किसी ने इस आग को विकराल रूप दिया गया। तो अवंतिका, फिलहाल अभी तक की बात करें तो कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। लगातार अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल व्यापारियों के नुकसान की बात की जाए तो अनुमानित कीमत अभी तक जो बताई जा रही है करीब 5 करोड़ का नुकसान इस पूरे मामले पर हुआ है। फिलहाल विकराल रूप जिस तरीके से लिया गया आग ने, वो पूरी जो मंडी थी उसको तहस नहस करके रख दिया। अवंतिका, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस भीषण आग की चपेट में जो दुकानें आई हैं उनके व्यापारियों को भी काफी ज्यादा जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। राजधानी में हुआ है भीषण सड़क हादसा। खड़ी कार पर पलटी डबल डेकर बस। बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। कार के अंदर बैठे 2 मासूम गंभीर रूप से घायल। बस में सवार 50 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लालगंज से सावरिया लेकर दिल्ली जा रही थी बस। माफ कीजिएगा, सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी बस। मोहनलालगंज में देर रात हुआ हादसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को हटाया गया। दोनों घायल बच्चों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। सवारियों ने बस चालक पर लगाया आरोप। बचरावा में बस रोककर चालक ने पी थी शराब। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सवारियों ने बस चालक पर लगाया आरोप। बचरावा में बस रोककर चालक ने पी थी शराब। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना के अंतर्गत का मामला।
तो राजधानी में हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़ी कार पर पलटी डबल डेकर बस। बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। कार के अंदर बैठे 2 मासूम गंभीर रूप से घायल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है, फिलहाल उन दोनों मासूमों की स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल जो 2 मासूम थे जो कार में थे वो फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां से कल देर रात लालगंज से सवारियां लेकर बस दिल्ली जा रही थी। लगभग 50 लोग बैठे हुए थे और आगे बाइक सवार थे वो घायल थे। कार सवार ने देखा कि बाइक घायल की मदद के लिए कार सवार जो उनके गार्जियन थे बच्चों के वो थे, उसी दौरान बस संचित हो गई और कार से पलट गई। फिलहाल कार के अंदर 2 मासूम थे, उनका ट्रीटमेंट ट्रैवल सेंटर में चल रहा है और काफी लंबा जाम लग गया। और जिस तरीके से डबल डेकर बस पलटी से 50 लोग थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल दिखवाया गया, जिनकी स्थिति सही है उनको आगे भेज दिया गया है। फिलहाल जब ये हादसा हुआ तो काफी लंबा जाम भी लग गया। लगभग जानकारी मिलते ही पुलिस की तमाम जो टीमें है वो मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे बाद डबल पाया जा सका कार में से। जी, और भरत, जिस तरीके से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ सवारियों का कहना है कि बस चालक ने शराब भी पी थी, पुलिस ने इस पर क्या अभी तक जांच की है? देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो ये मामला है, जो सवारियों का आरोप है कि बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस चालक ने जब बस रोकी तो वहां से वो शराब को पीकर आया, उसके बाद बस चलाई। और ये भी कहना गलत नहीं है कि सवारियों ने ये भी कहा कि बस की जो रफ्तार है वो काफी तेज थी, लेकिन हर एंगल से अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जांच पड़ताल में जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से भीषण सड़क हादसे की बात सामने आ रही है, जहां पर बाइक सवार को बचाने के लिए एक डबल डेकर बस कार में पलट गई। कार में 2 मासूम भी सवार थे। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उनका लगातार इलाज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बस में करीब 50 सवारियां सवार थी। उनका कहना था कि बस चालक ने शराब भी पी रखी थी। तो वहीं बढ़ते खबरों में आगे, जहां भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया सामने। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया सामने। सपा नेताओं के मंगेश यादव के घर जाने पर बयान। अपराधियों के साथ खड़े होने में सपा न्यूनता पर उतरी। सपा के जाति प्रेम ने यूपी को गर्त तक पहुंचाया था। सपा नेताओं के मंगेश यादव के घर जाने पर बयान। अपराधियों के साथ खड़े होने में सपा न्यूनता तक उतरी। सपा के जाति प्रेम ने यूपी को गर्त तक पहुंचाया था। अपराधी के घर मातम पुरसी करने जा रहे हैं सपा नेता। तो भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया सामने। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम कुर्सी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम कुर्सी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। तो वहीं बता दें कि महाकुंभ के लिए रोडवेज चलाएगा 7000 बसें। मेले को 3 चरणों में किया जाएगा पूरा। महाकुंभ के लिए रोडवेज चलाएगा 7000 बसें। मेले को 3 चरणों में बांटकर कार्य योजना बनाई गई। महाकुंभ का पहला चरण 12 से 13 जनवरी तक, दूसरा 24 जनवरी से 7 फरवरी तक रहेगा, तीसरा चरण 8 फरवरी से 27 फरवरी तक रहेगा। 200 सिटी बसें, 350 निगम की बसें शहर में चलेंगी। अपर प्रबंधक निदेशक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ की बैठक। क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य स्नान 13, 14, 29 जनवरी और 3 और 26 फरवरी को 8 चिन्हित स्थानों पर बनाए जाएंगे अस्थायी बस स्टेशन। कई जिलों पर चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। कई जिलों पर चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। मुख्यालय पर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम की स्थापना होगी। क्षेत्रीय एवं केंद्रीय कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे अधिकारी। सीसीटीवी के जरिए बस स्टेशनों पर रखी जाएगी नजर। तो महाकुंभ के लिए रोडवेज चलाएगा 7,000 बसें। मेले को 3 चरणों में बांटकर कार्य योजना बनाई गई। महाकुंभ का पहला चरण 12 से 13 जनवरी तक, दूसरा 24 जनवरी से 7 फरवरी तक रहेगा, तीसरा चरण 8 फरवरी से 27 फरवरी तक रहेगा। 200 सिटी बसें, 350 निगम की बसें शहर में चलेंगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां यूपी में कांग्रेस का दलित प्रेम देख बसपा सतर्क। यूपी में कांग्रेस का दलित प्रेम देख बसपा सतर्क। कैडर वोट बैंक बचाने के लिए उठाए कदम। बीएसपी के लिए प्रदेश में कांग्रेस बन रही बड़ा खतरा। कांग्रेस ने बीएसपी नेताओं को लेकर बनाई रणनीति। कांग्रेस की रणनीति से बीएसपी यूपी में और होगी कमजोर। दूसरी ओर कांग्रेस का पालन सपा पर भारी। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी दी। कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे। आरक्षण के वर्गीकरण, क्रीमी लेयर का समर्थन ना करें। ऐसा करने वालों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि बीएसपी नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे। बीएसपी नेताओं में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा। लोकसभा में करारी शिकस्त के बाद नेताओं का बदला रुख। बसपा पार्टी में आने की संभावना खत्म होती दिख रही। बीते दिनों कुछ बीएसपी नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। बस्ती और चित्रकूट में नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की। यूपी में कांग्रेस का दलित प्रेम देख बसपा सतर्क। कैडर वोट बैंक बचाने के लिए उठाए कदम। बीएसपी के लिए प्रदेश में कांग्रेस बन रही बड़ा खतरा। कांग्रेस की रणनीति से बीएसपी यूपी में और होगी कमजोर। दूसरी ओर कांग्रेस का पालन सपा पर भारी पड़ रहा। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी दी। कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां एसडीएम ने सीएचसी शिकारपुर का किया निरीक्षण। एसडीएम के निरीक्षण से अस्पताल के डॉक्टरों में मचा हड़कंप। एसडीएम के निरीक्षण से अस्पताल के डॉक्टरों में मचा हड़कंप। अस्पताल में गंदगी देख एसडीएम ने डॉक्टरों में को लगाई फटकार। एसडीएम ने सीएचसी प्रभारी को साफ सफाई के दिए सख्त निर्देश। एसडीएम ने सीएचसी प्रभारी को दिए सख्त निर्देश। शिकारपुर एसडीएम के अस्पताल के डॉक्टरों को सख्त निर्देश। अस्पताल से बाहर की दवाई लिखते हुए होगी कार्रवाई। किसी भी प्रकार की शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई।
देखिए आज सीएचसी शिकारपुर का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वही मौजूद थे। वहाँ पे था ये औचक निरीक्षण ही। तो मेरे द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स मौके पे उपस्थित थे। इसके अलावा वहाँ पे मैंने उनका जो इमरजेंसी वार्ड, उनका सीसीटीवी कैमरा, उनके अलावा जो है और जो महिला वाला जो वार्ड है वो देखा। उसके अलावा जो लेबर रूम, उसके अलावा और चीज़ें भी देखी गई हैं। इसमें कि साफ़ सफाई जो है उस पर जोर देने की ज़रूरत है वहाँ पर। उसके लिए कहा गया उनको कि साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा रखें वहाँ पर, क्योंकि रोज़ लोगों का आना जाना होता है, मरीजों का आना जाना होता है। और अस्पताल में जब साफ़ सफाई रहेगी तो उसमें जो है वहाँ पे किस तरह की समस्या है या वहाँ पे गंदगी ना रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी वजह से जो समस्याएं जो छोटी मोटी जिसको मच्छर करते हैं, ये सब चीज़ें होंगी तो वो ना हो वहाँ पे। इस वक्त मैं मौजूद जनपद पुलिस के शिकारपुर और शिकारपुर एसडीएम दीपक कुमार मेरे साथ मौजूद है। आज उनके द्वारा सीएचसी शिकारपुर का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण के बाद जिस तरह से डॉक्टरों में हड़कंप मचा था उसको लेकर हम बात करते हैं कि अस्पताल के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और जो व्यवस्थाएं थी किस तरह की पाई गई। देखिए सबसे पहले सर किस तरह की व्यवस्थाएं पाई गई? देखिए सबसे पहले तो निरीक्षण के दौरान जो है मेरा मानना ये है और ये होना भी चाहिए कि अस्पताल में साफ़ सफाई और स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट का भी यही मोटो है कि स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए हर जगह पे। अस्पताल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वच्छता की कमियाँ पाई गई है, जिसके लिए वहाँ पे अधीक्षक जो है उनको बताया भी गया है कि नियमित तौर पे साफ़ सफाई कराई जाए, जिससे कि वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनमें किस तरह की समस्या ना हो। उसके अलावा वहाँ का शौचालय है उसको भी साफ़ रखने के लिए हिदायत दी गई है। इसको भी नियमित रूप से हर रोज़ सफाई की जाए, फिनाइल गिराया जाए वहाँ पे, जिससे कि वहाँ पे किसी तरह के कीटाणु न उत्पन्न हो सके। तो इसके लिए अस्पताल में जो अधीक्षक साहब उनको भी ये कहा गया है कि आप तुरंत जो है नियमित यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट या इसके अलावा छिड़काव जिसे कहते हैं वो ज़रूर करवाते रहें, फॉगिंग वॉगिंग करवाते रहें, जिससे कि वहाँ पे कीटाणु अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो तुरंत ही उनका खात्मा हो जाए। इसके अलावा जो चूँकि हमारी सीएचसी नगर पालिका क्षेत्र में आती है तो वहाँ के ईओ को जो इसके लिए हिदायत दी गई है और अधीक्षक साहब को ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि पानी इकट्ठा ही ना हो वहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ एसडीएम दीपक कुमार मौजूद थे। उनका सख्त निर्देश है कि अगर किसी तरह की डॉक्टर के इस तरह की शिकायतें आती हैं जो बाहर दवा लिखने की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह से आज एसडीएम शिकारपुर ने जो सीएचसी अस्पताल का निरीक्षण किया उसके बाद डॉक्टर किस तरह से अपने कार्य करते हैं ये ना करते ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल जो एसडीएम है उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल मीना के लिए इंडिया में। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बताएंगे, जहां पर मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा कि मणिपुर शांति स्थापित होने की कर रहा है प्रतीक्षा। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लगा था कि वहां खत्म हुई बंदूक संस्कृति, लेकिन राज्य में अचानक फिर बढ़ गई हिंसा। मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार करना होगा। बयानबाजी से हटकर समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत। संघ प्रमुख ने कहा, मणिपुर में कई हैं चुनौतियां। मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार करना होगा। बयानबाजी से हटकर समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत। संघ प्रमुख ने कहा, मणिपुर में कई हैं चुनौतियां। और वहीं खबर रायबरेली से, जहां नहीं रुक रहा रिश्वतखोरी का मामला। सिपाही का घूस मांगते ऑडियो हुआ वायरल। नहीं रुक रहा रिश्वतखोरी का मामला। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। सिपाही का घूस मांगते ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में सिपाही ने मांगे 5,000 रुपए। इंस्पेक्टर से बात करवाने की भी कही बात। पूर्व प्रधान राम कुमार से सिपाही ने मांगी रिश्वत। मारपीट के मामले में सिपाही ने मांगी रिश्वत। ऑडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। एसपी से सीओ सलोन प्रदीप कुमार को दी जांच।
ऑडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सीओ सलोन प्रदीप कुमार को दी जांच। जांच के बाद आरोपी सिपाही पर होगी कार्रवाई, एसपी ने कहा। सलोन कोतवाली में तैनात है रिश्वतखोर सिपाही। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां नहीं रुक रहा रिश्वतखोरी का मामला। सिपाही का घूस मांगते ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में सिपाही ने मांगे 5,000 रुपए। इंस्पेक्टर से बात करवाने की भी कही बात। पूर्व प्रधान राम कुमार से सिपाही ने मांगी रिश्वत। मारपीट के मामले में सिपाही ने मांगी रिश्वत। ऑडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा कि महापुरुषों के मामले में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी समुदाय धर्म से जुड़े हो, सोच सकारात्मक हो। इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। मूर्तियों को लगाने, नाम रखने में नजरिया सकारात्मक हो, ना कि इसकी आड़ में किसी प्रकार का द्वेष व राजनीति हो। जो अब देखने को मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अब देखने को मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की तरह किसी राज्य में मूर्ति गिरने पर कार्रवाई हो। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई राजनीति होनी चाहिए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। महापुरुषों के मामले में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी समुदाय धर्म से जुड़े हों, सोच सकारात्मक हो। इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। मूर्तियों को लगाने, नाम रखने में नजरिया सकारात्मक हो, ना कि इसके आड़ में किसी प्रकार का द्वेष व राजनीति हो। जो अब देखने को मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की तरह किसी राज्य में मूर्ति गिरने पर कार्रवाई हो। वहीं बता दें कि राजधानी में भीषण सड़क हादसा, खड़ी कार पर पलटी डबल डेकर बस, बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। कार के अंदर बैठे 2 मासूम गंभीर रूप से घायल भी हुए, तो वहीं बस में सवार 50 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लालगंज से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी बस। तो राजधानी में हुआ भीषण सड़क हादसा, खड़ी कार पर पलटी डबल डेकर बस, बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। कार के अंदर बैठे 2 मासूम गंभीर रूप से घायल। बस में सवार 50 लोग गंभीर रूप से घायल। लालगंज से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी बस। मोहनलालगंज में देर रात हुआ हादसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को हटाया गया। दोनों घायल बच्चों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। सवारियों ने बस चालक पर लगाया आरोप। बछरावा में बस रोककर चालक ने पी थी शराब। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
और वहीं बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और ओवरटेक के चलते 3 गाड़ियों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। और मिली जानकारी के अनुसार बड्डूपुर थाना क्षेत्र के कुर्सी महमूदाबाद मार्ग पर इनैतापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार वारना कार ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रही अमेज कार को बचाते हुए अनियंत्रित होकर पास के तालाब में गिर गई। इस घटना के दौरान सामने से आ रहा ऑटो रिक्शा तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिसमें ऑटो सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हादसे में तालाब में गिरी वारना कार का ड्राइवर रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से घुंटेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसी दौरान घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों का समुचित इलाज करने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और एक ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी, उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक वरना का ड्राइवर थे जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफ़र किया तत्काल आसपास के CSC पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, तो वहाँ CSC पे 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पर दौड़ने गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी चिकित्सा में, 2 लोग सीरियस हैं। जनपद बाराबंकी में देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर के रख दिया। बाराबंकी के थाना क्षेत्र बड्डूपुर में इनैतापुर गांव के निकट एक वरना कार ओवरटेक करने के चक्कर में एक अमेज कार से टकरा जाती है, जहां वरना वहीं अनियंत्रित होकर के एक तालाब में गिर जाती है और इस हादसे का शिकार एक ई रिक्शा हो जाता है, जिसमें सवार 6 लोगों में से 5 लोग जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक 10 माह की छोटी बच्ची भी है जिसकी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके की पर इस मामले की जानकारी पाकर जिला प्रशासन तत्परता दिखाते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है, जबकि प्रशासन के अन्य अधिकारी बाराबंकी के ट्रॉमा सेंटर में उपस्थित रहे और अपनी देखरेख में घायलों का इलाज कराया और जो बॉडीज आई हैं उनको मर्चरी में भेज दिया गया है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का